हेलो दोस्तों। विजय हियर। और आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर के अंदर कि हम लोग वेब एपीआई से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कि कैसे हम वेब एपीआई से डेटा फैच करते हैं, रीड ऑपरेशन कैसे करते हैं, क्रिएट ऑपरेशन कैसे करते हैं, अपडेट ऑपरेशन कैसे करते हैं, डिलीट ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी वेब एपीआई को कनेक्ट करना है तो वेब एपीआई को कनेक्ट करने के बाद हम उससे डेटा फैच कैसे करते हैं और उसको यूआई के ऊपर कैसे दिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, CRUD मीन्स क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो अगली 3 या 4 वीडियोस के अंदर हम देखेंगे ये सारे ऑपरेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, बट आज हम लोग रीड ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो जब भी हम लोग को वेब एपीआई से कनेक्ट करना होता है थ्रू एंगुलर एप्लीकेशन, तो देर आर सम प्री रिक्वेस्टीज जो हम लोग को करके चलनी होती है कि अगर वेब एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो होगा कि हमें एक एच क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करके अपने इंपोर्ट सेक्शन के अंदर मैप करना होगा इन रूट मॉड्यूल। ओके। तो एच क्लाइंट मॉड्यूल हमारा किस लाइब्रेरी के अंदर होता है? एच क्लाइंट मॉड्यूल हमारा एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एच लाइब्रेरी के अंदर होता है। ओके। लेट मी इनटू द प्रीवियस स्लाइड। सेकेंड स्टेप, कभी भी हमें वेब एपीआई से कोई डेटा लेना है तो हमें एक क्लास की जरूरत होती है और उस क्लास का नाम होता है एच क्लाइंट। तो जब भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एच क्लाइंट क्लास को इंपोर्ट करेंगे, चाहे हम कंपोनेंट के अंदर से वेब एपीआई कॉल कर रहे हैं, चाहे हम सर्विस के अंदर से वेब एपीआई कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप विल बी वी नीड टू इंपोर्ट द एच क्लाइंट क्लास फ्रॉम द एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एच। उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन कॉल द वेब एपीआई। ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेब एपीआई का डेटा जो हम पुल करेंगे उसको यूआई के ऊपर हम लोग दिखा सकते हैं। तो विल सी कि ये सब काम हम कैसे करते हैं। तो जब हम वेब एपीआई कनेक्टिविटी की बात करते हैं एंगुलर के अंदर से, तो हमारा फ्लो क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी वेब एपीआई से डेटा फैच करना है और उस वेब एपीआई के डेटा को आपको यूआई के ऊपर दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए ब्राउजर जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट पेश करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट एंगुलर के पास आएगी। एंगुलर के अंदर हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट कंपोनेंट के पास वो रिक्वेस्ट आएगी कि हाँ, हमें वेब एपीआई से डेटा फैच करना है। तो हम अपनी वेब एपीआई को डायरेक्टली कंपोनेंट से भी कॉल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। जैसे कि हमने पिछली जो सर्विस वाला सेशन था उसमें भी देखा था कि कंपोनेंट का जो मेन काम होता है वो काम होता है कि बिजनेस लॉजिक हम उसके अंदर नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कंपोनेंट का जो काम होता है वो काम होता है कि यूआई के ऊपर जो हम लोग को डिस्प्ले करना है, केवल उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी और मेथड्स हमारे कंपोनेंट के अंदर होने चाहिए। तो कोई भी क्रड ऑपरेशन काइंड ऑफ चीज या कोई वेब एपीआई कॉल करने का काम या फिर कोई बिजनेस लॉजिक हमको कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखना चाहिए। तो अगर अगर हमें ऐसी कोई बिजनेस लॉजिक या फिर कोई वेब एपीआई कॉल या फिर कोई सर्विस कॉल की अगर हमें जरूरत है, तो उस सारे चीज को, ठीक है, वी नीड टू मूव इन द सर्विस। तो हम कंपोनेंट के अंदर ना लिख के हम लोग को सर्विस के अंदर उस चीज को मूव करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी जब रिक्वेस्ट कंपोनेंट के पास आएगी, कंपोनेंट के अंदर से वी विल कॉल द एंगुलर सर्विस। ओके। एंगुलर सर्विस हमारी वेब एपीआई से इंटरेक्ट करेगी और वेब एपीआई हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डॉट नेट डेवलपर्स हैं तो डॉट नेट के अंदर लिख सकते हैं, जावा डेवलपर जावा के अंदर लिख सकते हैं, किसी को नोड आती है तो वो नोड के अंदर लिख सकता है, किसी को पाइथन आती है तो पाइथन के अंदर लिख सकता है। तो हम एंगुलर सर्विस से वो वेब एपीआई कॉल करेंगे जो हम लोग के पास अवेलेबल है, और ये वेब एपीआई किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एंगुलर। ये फॉर एग्जांपल अगर आप एंगुलर डेवलपर हो तो आपको कोई ना कोई वेब एपीआई आपको लिख के देगा, तो आपको वो वेब एपीआई यूज करनी है। बट एज ए फुल स्टैक डेवलपर इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट द वेब एपीआई, कि आप वेब एपीआई भी आपको ही लिखनी है। एंगुलर की एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी वेब एपीआई से। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बट एज ए एंगुलर डेवलपर तो हम लोग को
अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो वेब एपीआई लिख के देगा, हमें उस वेब एपीआई को यूज करना आना चाहिए कि एंगुलर के अंदर से कैसे उस वेब एपीआई के ऊपर डेटा पोस्ट करेंगे हम लोग, या फिर उस वेब एपीआई से कैसे हम डेटा रिट्रीव करके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो जब हम एंगुलर सर्विस से वेब एपीआई को इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है वेब एपीआई को किसी डेटाबेस से डेटा लेना हो, तो वेब एपीआई उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करके विल रिटर्न द डेटा टू द एंगुलर सर्विस। सो दिस इज द फ्लो बेसिकली। तो सेम फ्लो वी विल यूज, जो वेब एपीआई हम कंज्यूम करेंगे, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, हम एक एंगुलर सर्विस बनाएंगे, उस एंगुलर सर्विस से हम वेब एपीआई को कॉल करेंगे और वेब एपीआई जो डेटा रिटर्न करेगी उसको हम अपने कंपोनेंट के जो एचटीएमएल होता है उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे और वो एचटीएमएल ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट कि जैसे कि हमने बोला कि सबसे फर्स्ट स्टेप एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट होना चाहिए। फिर हम जब भी वेब एपीआई कॉल करेंगे तो हमें एचटीटीपी क्लाइंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे जब हम देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक छोटा सा कंपोनेंट हम बनाएंगे, ब्रीड कंपोनेंट, जिसमें जो हमारी डॉग्स की ब्रीड्स होती है कि लैब्राडोर है कि पग है, तो उसकी एक वेब एपीआई हम लोग कॉल करेंगे। वो वेब एपीआई जो हमें डेटा रिटर्न करेगी, उस वेब एपीआई के डेटा को हम अपने यूआई के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। So this is what we will do in today's session. So here the web API URL, ठीक है, which I will use. This is a sample web API basically which I created कि जिससे कि हम लोग यूज कर सकें। तो इस वेब एपीआई को हम यूज करेंगे और ये जो वेब एपीआई डेटा रिटर्न करेगी उसको हम यूआई के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक एंगुलर एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट आई डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर एंड द स्टूडेंट फोल्डर। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेब एपीआई से कुछ ब्रीड्स जो होती है उनको पुल करना है और अपने यूआई के ऊपर दिखाना है। तो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग ए ब्रीड कंपोनेंट। ओके, हम CLI कमांड के थ्रू भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लास ब्रीड कंपोनेंट। कंपोनेंट लिखने के लिए हमें एक डेकोरेटर की जरूरत होती है और उस डेकोरेटर को हम कहाँ पे हमारा होता है, एंगुलर स्लैश कोर के अंदर we will get the decorator and the decorator name is component. So control V. तो कंपोनेंट डेकोरेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। जो बेसिकली फर्स्ट वन इज द सेलेक्टर, तो मैंने यूज किया एब्रेड। सेकेंड, टेम्पलेट यूआरएल, कि हमारे इस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसका एचटीएमएल कहाँ होगा। तो आई मेंशन द कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। so this particular HTML should be in the same folder जहाँ पे आपने कंपोनेंट रखा है। क्योंकि हमने पाथ क्या दिया हुआ है, हमने पाथ डॉट करके दिया हुआ है। डॉट मीन ये जो HTML है एंगुलर कहाँ पे सर्च करेगा, उसी फोल्डर के अंदर सर्च करेगा जहाँ पे आपका फोल्डर है। अगर आप डॉट डॉट करोगे तो ये एक स्टेप बाहर निकलेगा, तब आपके HTML को सर्च करेगा। ओके, तो ब्रीड डॉट कंपोनेंट होती है। तो हम लोगों ने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। let me register this component first of all in the root module. import, कहाँ पे हमने अपना कंपोनेंट क्रिएट किया, ब्रीड फोल्डर के अंदर, ब्रीड डॉट कंपोनेंट एंड दिस इज अवर कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया उसको। अब हमारे पास एक कंपोनेंट है। अगर हम अपनी ये वाली स्लाइड देखें, लेट मी रन दिस। तो हमने अपने एंगुलर के अंदर एक कंपोनेंट बना लिया। इस कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, एक एंगुलर की सर्विस जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वेब एपीआई को कॉल करके उसका डेटा फैच करके कंपोनेंट को रिटर्न करना, वो उस डेटा को। तो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। तो लेट्स क्रिएट दैट सर्विस। सर्विस को हम कहीं भी बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए शेयर्ड फोल्डर, उसके अंदर बना सकते हो, सर्विसेज फोल्डर के अंदर बना सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे भी आप रख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास एक शेयर्ड फोल्डर है तो मैंने उसके अंदर BREED.C
service.ps. इंपोर्ट सर्विस बनाने के लिए वी यूज ए डेकोरेटर नेम इंजेक्टेबल, और वो भी कहाँ होता है, एंगुलर स्लैश कोर के अंदर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इंजेक्टेबल डेकोरेटर को इंपोर्ट कर लिया @injectable। हमने जो सर्विस वाला सेशन रिकॉर्ड किया था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि सर्विस के अंदर जब इंजेक्टेबल डेकोरेटर हम लिखते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है प्रोवाइडेड इन। अगर आप वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हो तो इसका मतलब आपकी जो सर्विस है वो बाय डिफॉल्ट आपके रूट मॉड्यूल में रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन मुझे अपनी सर्विस को इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में यूज करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली रजिस्टर माई सर्विस इन द कंपोनेंट रूट मॉड्यूल के अंदर। आई डोंट वांट टू रजिस्टर, तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ वो प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे रजिस्टर करूंगा। ओके, तो मैंने एक सर्विस लिखी, सर्विस के अंदर मैंने एक मेथड लिखा गेट बिट्स, और यहां से वी विल कॉल द वैल्यू। ओके, तो ये वाला मेथड हम कहाँ से कॉल करेंगे, अपने कंपोनेंट से कॉल करेंगे, और ये वाला कंपोनेंट वेब एपीआई से इंटरेक्ट करेगा, और जो भी वेब एपीआई से डेटा हमें मिलेगा उस डेटा को वापस कंपोनेंट को पास कर देगा। तो अपनी सर्विस को अगर मुझे यहाँ यूज करना है तो I will import my service in this component, read folder, sorry shared folder के अंदर, shared folder के अंदर our service name is breed service and breed service. Providers, now अब हम लोगों ने अपनी सर्विस को अपने कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अगला स्टेप जो होगा हम लोगों का, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सर्विस, और जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वी विल क्रिएट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर प्राइवेट bs breed service। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं है कि आपको कि मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करूं या फिर किसी नाम से स्टार्ट करूं, तो इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू, आप किसी भी नाम से अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग के पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो आई वांट टू कॉल माय सर्विस once the page component will load. So for that I am using onInit interface. So we will use the onInit interface, and we have a method ngOnInit. तो इन नटसेल आप चाहते हो कि कंपोनेंट लोड होते ही आपकी सर्विस कॉल हो जाए और सर्विस का जो डेटा है आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ भी काम करना होता है तो वी यूजली यूज द ngOnInit मेथड। तो यहाँ से वी विल कॉल द सर्विस मेथड, और कैसे कॉल करेंगे, हमारे सर्विस का ऑब्जेक्ट क्या है, bs से वी विल यूज द getReads मेथड। ओके, अब ये मेथड जो डेटा रिटर्न करेगा उस डेटा को वी विल डिस्प्ले ऑन द HTML। तो अभी तक हमने अपनी वेब एपीआई को कॉल नहीं किया है, अभी तक हमने केवल अपनी एक सर्विस लिखी है, सर्विस के अंदर का जो मेथड है उस मेथड को हमने अपने कंपोनेंट के अंदर केवल कॉल किया है। अब अगर हमें कभी भी वेब एपीआई से इंटरेक्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप, वी नीड टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल फ्रॉम द angular/common/http, एंड मॉड्यूल नेम इज http client module। ओके, तो सबसे पहले अपने मॉड्यूल के अंदर जाके वी नीड टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल, मैंने पहले से किया हुआ है। तो अगर आप लोग को सबसे पहले इस वाले मॉड्यूल को यू नीड टू इंपोर्ट, एंड देन it's a module, then you need to map this in the import section। ओके, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो डिक्लेरेशन सेक्शन में जाते हैं, जितने मॉड्यूल्स होते हैं वो इंपोर्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं। तो जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया वो आपको इंपोर्ट सेक्शन के अंदर यू नीड टू मैप। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप, जहां से आपको वेब एपीआई कॉल करनी है, हमें कहां से कॉल करनी है, अपनी ब्रीड सर्विस के अंदर से। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट
we will use a class at the rate angular slash common slash http के अंदर से we will use a class http client. ये क्लास हमें वहां पे यूज करनी है जहां से आप वेब एपीआई कॉल कर रहे हो. ठीक है, आइडियली हमें अपनी वेब एपीआई हमेशा एंगुलर सर्विस से कॉल करनी चाहिए, बट अगर आप वेब एपीआई को डायरेक्टली कंपोनेंट से कॉल कर रहे हो तो कंपोनेंट के अंदर यू नीड टू इंपोर्ट दिस क्लास. द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. सो प्राइवेट http client http client क्लास का वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट से we can call the web API method. Okay, so how we will call this dot http client is our object of the http client class. Dot we can call get, post, put, delete, fetch, any method of our web API, but it depends. As a Angular developer, अगर आप ऐसे Angular developer काम कर रहे हो तो जो वेब डेवलपर है जिसने वेब एपीआई लिखी है, तो यू नीड टू कंफर्म कि जो मेथड आप कंज्यूम करने वाले हो या जो वेब एपीआई आप कंज्यूम करने वाले हो वो एज ए गेट है कि पोस्ट है कि पुट है कि डिलीट है कि पैच है. तो ये चीज आपको जिस डेवलपर ने वेब एपीआई लिखी है वो आपको कंफर्म करेगा कि ये वाला मेथड एज ए गेट कंज्यूम होना है कि एज ए पोस्ट होना है कि पुट डिलीट या पैच होना है. सो द वेब एपीआई जो हमारे पास है दैट इज विल बी कॉल्ड थ्रू द गेट मेथड. तो एज ए एंगुलर डेवलपर यू विल ऑलवेज कंफर्म कि जो आपके वेब डेवलपर हैं कि यूआरएल क्या है, मेथड क्या है, और अगर डेटा आपको भेजना है तो क्या डेटा भेजना है, और जो डेटा आप रिसीव करोगे तो किस फॉर्म में डेटा रिसीव करोगे. ओके, सो गेट, आई एम यूजिंग गेट मेथड. तो इफ अगर हम देखें तो गेट मेथड का पहला पैरामीटर इज द यूआरएल कि आपको कहां से डेटा फैच करना है, एंड दिस यूआरएल इज बेसिकली द वेब एपीआई यूआरएल. तो हम लोग को कहां से डेटा फैच करना है, दिस इज अवर यूआरएल. कंट्रोल सी. तो हम लोग को डेटा यहां से फैच करना है. तो ये जो हमारा डेटा आएगा, ठीक है, उसको जो भी बेसिकली वी विल नॉट गेट द डेटा, हम यहाँ से जो भी हमें रिटर्न होगा वो एज इट इज हम लोगों ने वापस रिटर्न कर दिया. तो जहां से भी हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे वहां पे हमें क्या मिलेगा, जो हमारा गेट मेथड रिटर्न कर रहा है सेम चीज हमने गेट बिट्स मेथड से रिटर्न कर दी. तो हमें यहाँ पे वो चीज मिलेगी जो हमारा गेट बिट्स मेथड रिटर्न कर रहा है. ओके, तो और अगर हम देखें गेट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, गेट मेथड रिटर्न द ऑब्जर्वेबल. ये हम अभी बात करेंगे कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, कैसे इससे डेटा फैच करते हैं, बट आपको डायरेक्टली डेटा नहीं मिलता. अगर आपको लगे कि हमने यूआरएल पे हिट किया अपनी वेब एपीआई को, वेब एपीआई ने हमें डायरेक्ट डेटा दे रही है, बट अगर आप एंगुलर के अंदर से गेट पोस्ट मेथड कॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली डेटा ना मिलके हमेशा आपको एक ऑब्जर्वेबल मिलेगा. तो हमें जो ऑब्जर्वेबल मिला उसको हमने एज इट इज वापस रिटर्न कर दिया अपने कंपोनेंट को. तो ये गेट ब्रिड्स नाम का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जर्वेबल आपको रिटर्न कर रहा है. तो अभी हम देखेंगे ये ऑब्जर्वेबल जो है जिसके अंदर हमारा डेटा रैप होके आ रहा है, इस डेटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं. अब सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि हमारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है. जब हम किसी चीज को एसिंक्रोनस बोलते हैं तो उस चीज का मतलब क्या होता है, या जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी किस तरीके से काम करती है इंटरनली. ओके, लेट मी ओपन ए नोटपैड. आपने फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में कुछ लाइंस का कोड लिखा, 7 8 9 10. ओके, तो जावास्क्रिप्ट में आपने कुछ लाइन जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी एंगुलर रिएक्ट किसी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो पहली लाइन का कोड लिखा, दूसरी लाइन का कोड लिखा, आपने 10 लाइन का कोड लिखा. तो जावास्क्रिप्ट किस तरीके से बिहेव करती है, पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर तीसरी, वाइस वर्सा, इसी तरीके से वो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपका कॉल करेगी. अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्थ लाइन पे आपने क्या किया, एक वेब एपीआई कॉल की हुई है.
आपने एक वेब एपीआई कॉल की हुई है ऑन द फोर्थ लाइन। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, चौथी लाइन पे उसको मिलेगा कि हमने एक वेब एपीआई कॉल की हुई है। तो जावास्क्रिप्ट वेब एपीआई को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी, लेकिन डेटा का वेट नहीं करेगी कि वेब एपीआई कब रेस्पॉन्स देगा। वो क्या करेगी, वेब एपीआई के रेस्पॉन्स का वेट किए बिना फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ जितनी भी लाइन्स हैं आपका पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देगी। बट अगर यही चीज हम लोगों ने सी शार्प, डॉट नेट, सी शार्प, जावा, पाइथन के अंदर कॉल की होती तो इस लाइन पे जाके हमारा जो कोड होता है वो वेट करता है, जब वेब एपीआई डेटा रिटर्न करती है तब जाके हमारी अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस, कि हम वेट करते हैं। असिंक्रोनस कहने का मतलब कि हमने रिक्वेस्ट भेज दी, जब रेस्पॉन्स आएगा तब हम देखेंगे। बट हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है अब, कि हो सकता है कि जो हमने फोर्थ लाइन पे वेब एपीआई कॉल की और जो वो डेटा रिटर्न हम लोगों को कर रही है, उस डेटा को हो सकता है हमें फिफ्थ लाइन में यूज करना हो। तो अगर हम उस डेटा को फिफ्थ लाइन में यूज करेंगे तो हमें वो डेटा हमेशा ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि दिस इज द बिहेवियर ऑफ द जावास्क्रिप्ट कि फोर्थ लाइन में वो वेब एपीआई को हिट करेगी लेकिन वेट नहीं करेगी कि कब रेस्पॉन्स आएगा। और फिफ्थ लाइन में फॉर एग्जांपल आपने डेटा को यूज किया हुआ है console.log, तो आपको हमेशा ये डेटा ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपका रेस्पॉन्स आया ही नहीं और जावास्क्रिप्ट फिफ्थ लाइन एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो है ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइबर। तो बेसिकली हमें कोई ना कोई ऐसा मेथड चाहिए कि जब हमारा यहाँ से रेस्पॉन्स आए तब वो पर्टिकुलर कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से कोड लिखा तो हमारे पास डेटा हमेशा ब्लैंक होगा। ओके, और ये वाली चीज अभी हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये चीज समझाने के लिए console.log लिखता हूँ 1 एंड console.log 2, और फॉर एग्जाम्पल जो हमारा डेटा आ रहा है लेट डेटा, उसको मैं यूज करता हूं तो console.log डेटा। और अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को चलाने के लिए अभी के लिए मैंने इसको रूट कंपोनेंट में मैप कर दिया, इसके सेलेक्टर को रूट कंपोनेंट में यूज कर लिया। अगर आप लोग राउटिंग यूज कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट ए राउट फॉर दिस। लेट्स रन दिस, npm स्टार्ट। तो जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले वन प्रिंट होता है कि डेटा प्रिंट होता है, क्योंकि इस वाली पर्टिकुलर लाइन में हमें डेटा मिलेगा। लेकिन आइडियली एज पर द कॉन्सेप्ट हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जब तक ये रेस्पॉन्स देगा उससे पहले ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी और ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा कॉन्सोल पे क्या प्रिंट होता है। लोकल होस्ट :4200, दिस इज द डिफॉल्ट कोड। तो अभी हमने HTML के अंदर कुछ नहीं लिखा, दैट्स व्हाई वी हैव ए ब्लैंक पेज। लेकिन अगर हम अपनी कंसोल में जाके देखें, सी सबसे पहले 1 आया। ओके, दूसरे में हमारा ठीक है ऑब्जर्वेबल, जिसमें अभी तक डेटा नहीं है क्योंकि गेट मेथड ऑब्जर्वेबल देता है, तो अभी तक हमें कोई डेटा नहीं मिला। और 2 प्रिंट हो गया और हमारे पास अब तक कोई डेटा नहीं आया है। ओके, जो ऑब्जर्वेबल प्रिंट किया वो इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमारे पास अभी तक ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, तो ये मानते हुए कि ऑब्जर्वेबल है, ये बताए कि केवल ऑब्जर्वेबल है और 2 प्रिंट हो गया, बट वी डोंट हैव एनी डेटा। तो एंगुलर ने क्या किया कि ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी, 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 लेकिन हम लोग के पास डेटा ही नहीं है। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो है ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइबर। अगर कोई मेथड आपको ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, और हमारे केस में कौन रिटर्न कर रहा है, जो हमने अपनी वेब सर्विस के अंदर लिखा गेट मेथड, और वही हमारा गेट ब्रीड्स मेथड रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपको किसी ऑब्जर्वेबल से डेटा फैच करना है तो वी ऑलवेज यूज द सब्सक्राइब। ओके, सो
अगर कहीं से आपको ऑब्जर्वेबल आ रहा है देन यू कैन सब्सक्राइब दैट। तो हमारे पास अगर आप देखें तो सब्सक्राइब मेथड के कितने पैरामीटर होते हैं, नेक्स्ट, एरर एंड द कंप्लीट। so basically we always use first two। फर्स्ट पैरामीटर आपका कि जो आपने अपनी वेब एपीआई को कॉल किया, अगर वो वेब एपीआई आपको डेटा रिटर्न करेगी तो वो डेटा आपको इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। अगर वेब एपीआई को कॉल करते हुए कुछ एरर आती है तो वो एरर आपको इस वेरिएबल में मिल जाएगा। लेट्स चेक console.log log data एंड console.log। ये डेटा और जो एरर वेरिएबल नेम है ये हम कुछ भी रख सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टू कॉल बैक मेथड कि अगर डेटा आया तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, अगर एरर आई तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। कंट्रोल एस। सी पहले 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 एग्जीक्यूट हुआ। इट मींस कंपाइलर ने ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी, ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन हम लोग के पास अब तक डेटा ही नहीं था। हो सकता है कुछ मिली सेकेंड के बाद डेटा हम लोग के पास है, और जब भी डेटा आएगा अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला, अगर डेटा आता है तो ये वाला कॉल बैक मेथड कॉल हो जाएगा, अगर एरर आती है तो एरर वाला कॉल बैक मेथड कॉल हो जाएगा। और हमारे केस में डेटा आया, अगर हम देखें तो मेरे पास ये जो वेब एपीआई है उसने ये दो ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न किए। तो इसका मतलब मेरी वेब एपीआई भी कॉल हो गई और मैंने डेटा भी रिट्रीव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो आई जस्ट डिक्लेयर्ड एन एरे हियर, और इस पर्टिकुलर जो डेटा आ रहा है मेरा, इस डेटा को मैंने अपने एरे के अंदर स्टोर कर दिया। बट जैसे ही मैं डेटा को स्टोर करूंगा आई विल गेट एन एरर। एक एरर हम लोगों को आएगी, और एरर क्या आएगी कि डेटा जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम एरे के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज हम अपने जो डेटा आ रहा है उसको टाइप कास्ट कर लें। अब मेरे पास जो डेटा वेब एपीआई रिटर्न कर रही है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर है। अब इस वेरिएबल को मुझे अपने HTML के ऊपर डिस्प्ले करना है। HTML के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे वी नीड टू डिस्प्ले हियर। ओके, अभी के लिए फॉर एग्जांपल मुझे जितना भी वेब एपीआई से डेटा आ रहा है वो किसी टेबल फॉर्म में दिखाना है। तो ULLI की फॉर्म में दिखाना है। तो हाउ वी विल डिस्प्ले ULLI। ओके, LI। और LI उतने होंगे जितने ऑब्जेक्ट मेरे सर्वर से रिटर्न हो रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, ng फॉर लेट बी ऑफ ब्रेक। और यहां पे मुझे क्या दिखाना है, अपने जो ग्रिड आ रही है उसका नाम। और अगर हम यूआई पे देखें, यहाँ पे देखें हमारा केस, ओहो यहाँ से प्रॉपर्टी जा चुकी, तो बी डॉट ग्रिड नेम। ओके, और एक बार हम console.log भी कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे हैं। console.log this.this। तो हमने ये जो डेटा कहाँ से फैच किया, अपने वेब एपीआई से फैच किया। और पूरी प्रोसेसिंग कैसे हुई, सबसे पहले हमारा हिट कंपोनेंट के पास आया, कंपोनेंट ने हमारी एक सर्विस को कॉल किया, सर्विस के पास जब हम गए तो सर्विस ने एक वेब एपीआई को कॉल किया, वेब एपीआई ने जो डेटा रिटर्न किया वो बेसिकली डेटा ना होके एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया, ऑब्जर्वेबल हमारे कंपोनेंट के पास आया, कंपोनेंट ने उस ऑब्जर्वेबल के ऊपर सब्सक्राइब मेथड कॉल किया। सब्सक्राइब मेथड के तीन पैरामीटर होते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज द डेटा, कि अगर वेब एपीआई ने डेटा रिटर्न किया है तो वो आपको पहले पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा, पहले कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिल जाएगा। सेकंड पैरामीटर जो हमारा है, अगर आपको वेब एपीआई कॉल करते हुए कुछ एरर आई है तो वो आपको सेकंड पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा। थर्ड पैरामीटर जो आपका है वो आपको कहता है कि जब ये दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे तब तीसरे वाला कॉल बैक मेथड कॉल होगा, जो हम लोगों ने नहीं लिखा है।
तो हमने क्या किया, डेटा को रिट्रीव किया, उस डेटा को एक एरे के अंदर रखा। अब इस एरे को हम जैसे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो टेबल फॉर्म में, अगर हमें नॉर्मल लिखना है, यूएलएलआई फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यूएलएलआई फॉर्म में वी कैन डिस्प्ले। तो दिस इज हाउ यू कॉल ए वेब एपीआई, और इस तरीके से आप वेब एपीआई से डेटा रिटर्न करके यूआई के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि पहली स्लाइड के अंदर है, यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।